बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट थ्योरी की क्लास जो हम लोग लेंगे. A little emotional, a little sad, but I'm very enthusiastically optimistic that आप लोग you all will ace your paper tomorrow. इंशाल्लाह ताला. ठीक है. इंशाल्लाह ताला आप सब लोग कल you will ace your paper. ये मेरी दिली दुआ है आप लोग के लिए. दिस इज नॉट अ गेस्ट पेपर. अच्छा, गेस्ट पेपर क्या होता है? फिजिक्स का गेस्ट पेपर इज मी मेकिंग यू गाइस डू सच क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, जो पेपर में आ सकते हैं. ठीक है. that can come into your examination. So this paper covers almost half या 75% of your कोर्स के क्वेश्चंस. ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कोर्स को ओवरथिंक करने के लिए या समझने के लिए हेल्प करेंगे. तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. ओके. अच्छा, ये सबके सब पढ़ लें. दिस नोट दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, this is not a traditional guess paper. Nobody, and I repeat, nobody can guess what will come in the paper. It's a carefully compiled set of questions designed to cover the full syllabus and strengthen your preparation. If you can confidently solve these, you will be ready for whatever comes in the exam. Stay focused and give it your best. Best of luck, Shadado. May the universe bend in your favor. चलें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. तो विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक सेक्शन नंबर 1, जनरल फिजिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. A rocket has an initial mass of 7.4 into 10 raised to power 6 kilograms. So this is your mass. ठीक है. Calculate the initial weight of the rocket. So weight W is equal to mg basic. तो हमारे पास m is 7.4 into 10 raised to power 6 into 9.81. तो the answer is going to be 7.3 into 10 raised to power 7. अब याद रखें, चूंकि कल आपका ओ लेवल का पेपर है तो यू हैव टू राइट दी यूनिट्स. आईजीसीएसई में यूनिट्स गिवन होते हैं, ओ लेवल में आप लोगों ने लिखना होता है. डिफाइन इन वर्ड्स. जब व्हेन दे से यू हैव टू डिफाइन इन वर्ड्स तो यू हैव टू राइट इट इन वर्ड्स. याद रखें. तो हमारे पास वेट क्या होता है? इट इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ मास. ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन अ मास. अब ये छोटे आपको होता है 5 to 6 मार्क्स या अप टू 7 मार्क्स जो आपके पास होते हैं, वो आपके पास सिंपली इन डेफिनेशंस के होते हैं. तो अगर आप लोग ये डेफिनेशंस ही गलत करते हैं, डेफिनेशंस आप सबके पास होनी चाहिए. मैंने पूरे कोर्स की डेफिनेशन ऑलमोस्ट आप लोगों को दी हुई है. ठीक है. दे आर अवेलेबल ऑन इन द ग्रुप्स एंड दे आर आल्सो अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, इंस्टाग्राम. ठीक है. Acha, figure 1.1 shows part of a speed time graph for the rocket as it leaves the ground and travels into the space. So we have motion from O to A and then A to B. Now, we need to describe the motion of the rocket from O to A. जब हम O to A देखते हैं kiddo, या 0 to A, तो what is happening? This is a speed time graph, by the way. ये थोड़ा crop हुआ है. So what is happening? The speed is increasing, but there is also increasing acceleration. ये increasing gradient का graph है. So it is increasing acceleration. समझ करेंगे. अब बड़ी बेसिक सा क्वेश्चन है वैसे तो ये, बट ये आपके कोर्स कवर करने के लिए बड़ा जरूरी था. इंक्रीजिंग acceleration and from A to B, what is happening from A to B? याद रखें, हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है. इसका ग्रेडियंट क्या होगा? इसका ग्रेडियंट होगा एक्सेलरेशन. The gradient of a speed time graph is equal to acceleration. The area under a speed time graph is equal to displacement. ठीक है. तो फ्रॉम ए टू बी हमारे पास क्या है? नाउ द स्पीड इज कांस्टेंट, द स्पीड इज इंक्रीजिंग, बट देयर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ग्राफ्स अब याद रखें. ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, ये डिक्री दिस इज डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, ये हमारे पास कांस्टेंट ग्रेडियंट होता है. थ्रू आउट द कोर्स में ये पॉजिटिव, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ये कांस्टेंट लिख रहा हूँ. अच्छा, तो इस तरीके से. Now draw a tangent on the graph at time t is equal to 400 seconds and use this to calculate the acceleration of the rocket at the time. तो 400 seconds is this point. ठीक है. ये मैं ऊपर आता हूँ. अब याद रखें, आप लोगों ने इधर बनाना है टेंजेंट एंड यू हैव टू ड्रॉ अ ट्रायंगल. आपने पूरा ट्रायंगल ड्रॉ करना होता है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. तो आई वुड मेक अ ट्राइंगल. इस तरीके से मैं कोई ट्राइंगल बना देता हूँ एंड देन आई यूज दिस ट्राइंगल टू फाइंड द
ठीक है। अब m इज इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1। एक पॉइंट तो मैं ये लूंगा जो हमारे पास है, दैट इज 400, एंड इस जगह पे इट्स 420, 4200 एक्चुअली। तो मेरा एक पॉइंट हो गया 400 एंड 4200। और दूसरा मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, लेट्स सपोज ये वाला ले लेता हूँ, दिस इज 6600। और नीचे आए तो दिस इज 520। तो मेरा दूसरा पॉइंट है 520, एंड ऊपर है 6600। तो व्हाट आई सिंपली डू इज, मैं इन दोनों को यूज करके आई एम जस्ट गोना यूज दिस फॉर्मूला एंड आई कैन फाइंड माय ग्रेडियंट। अगर अभी किसी को ग्रेडियंट नहीं फाइंड करना आता तो बड़ा टेंशन वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो वट एवर द आंसर इज इन दिस क्वेश्चन इज गोना बी समथिंग लाइक 2200/120, जिसका आंसर हमारे पास आता है 2200/18 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब याद रखें, वो जब भी आपको देते हैं तो आप लोग एक हमेशा वैल्यू जिस पॉइंट की उन्होंने बात की होती है, हमेशा वो वाला पॉइंट लिया करें, ओके। ऑलवेज ट्राई टू टेक दैट पॉइंट। वो पॉइंट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके हो गया बच्चों, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। देन टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि रॉकेट्स आर यूज्ड टू लॉन्च सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस। व्हेन द सैटेलाइट इज रिलीज्ड द रॉकेट रिटर्न्स टू द अर्थ। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस व्हाई द रॉकेट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी एज इट ट्रैवल्स थ्रू द एटमॉस्फेयर बैक टू द अर्थ। तो हमारे पास क्यों होता है, व्हाई डू वी गेट दिस टर्मिनल वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? क्योंकि हमारे पास एज द स्पीड इंक्रीजेस, your air resistance increases, due to which your F net, your resultant force acting on the object, decreases. And when weight is equal to your resistive force, air resistance, our F net is zero and our acceleration is zero. Now, the thing with this is, यही आंसर आप लोगों ने 3 मार्क्स के लिए भी लिखना है और यही आंसर आपने 4 मार्क्स के लिए भी लिखना है। आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का मैक्सिमम 4 मार्क का क्वेश्चन आया था आज से कुछ साल पहले, यूजली 3 मार्क्स होते हैं। आंसर तीनों जगहों पे सेम है, द आंसर डज नॉट चेंज, द आंसर रिमेन्स द सेम वेदर और नॉट आपके पास, मतलब आपका कोई भी वो, मतलब 2 मार्क्स में वो आप लोगों से पूछें, वो 3 मार्क के लिए आप लोगों से पूछें, वो जितने मार्क्स के लिए भी पूछें, आंसर आपका हमेशा एक ही होता है। समझ आ गई? Is that group clear? Is this clear, मेरे शहजादे students? You can all raise your hand if it's clear. If you clear, so raise your hand. Clap, clap. तो हमारे पास इजी पीजी लेमन स्क्वीजी डन विद क्वेश्चन नंबर 1। सो हमने इस क्वेश्चन में हमने मोशन का चैप्टर डिस्कस कर लिया और हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2। अ स्टूडेंट मेक्स अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम मॉडलिंग क्ले, makes a ball from modeling clay. The ball has a mass of 0.20 kilograms. She drops the ball from a height of 40 meters above the ground. Calculate the initial gravitational potential energy. So GPE हमारे पास क्या होता है? mgh, where m is your mass, which is 0.2 into 9.8 into height, which is 40। तो यहाँ हमारे पास शिजातो क्या आंसर आएगा? 78 joules। इजी पीजी तो सबको याद है, ठीक है। Calculate the speed of the ball immediately before the ball hits the ground. Now this is important। यहाँ हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। व्हाट डज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से? इट सेज दैट आपके पास जब एक वंस योर एनर्जी, बेसिकली एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म। तो हमारे पास इस केस में क्या हो रहा है? हमारे पास जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ऑल ऑफ दैट, ऑल ऑफ योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज विल बी कन्वर्टेड टू योर काइनेटिक एनर्जी। वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ऑल ऑफ योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स टू योर काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 78। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू 0.2 इंटू वी स्क्वायर। मेरे पास वेलोसिटी आ जाती है 28 मीटर्स पर सेकेंड। अब इधर एक चीज याद रखें, इस केस में तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग से गिवन थी, ठीक है। बट हमारे पास किडोज इधर एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जब आपको नहीं गिवन होती, mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर,
याद रखें जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है तो यू डू नॉट नीड मास, बिकॉज मास ऐसे क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के क्वेश्चन में मास कैंसिल आउट हो जाता है। तो अगर आपको पेपर में या क्वेश्चन में मास नहीं दिया हुआ तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना हो ये क्या, इन्होंने पूरा डेटा ही नहीं दिया, हमसे तो हो नहीं रहा। नहीं, आपको उस डेटा की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो देन व्हाई डू यू वांट यू नो रियली यूज दैट। मतलब आपको जरूरत ही नहीं है इसकी। इधर भी मास हमारे पास नहीं भी होता तो एक क्वेश्चन होता था। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन रिलेटिंग टू, मैंने आपको एनर्जी भी करवा दी। एनर्जी का यूजली यही क्वेश्चन आपके पास आते होते हैं थ्योरी में। इसके अलावा वो आपको बेनिफिट्स ऑफ एनर्जी पूछ लेते हैं, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, या मतलब हाइड्रो पावर का आपको पूछ लेंगे। कुछ ऐसी चीजें वो आपसे पूछ लेते हैं, वो बेसिक ज्योग्राफी में आप ओ लेवल से पढ़ते आए हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल नो ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है। Over all hands. Okay, so this is pretty much it for this वाला। ये चैप्टर में इतना ही कुछ है, इससे ज्यादा चीजें भी नहीं है, ठीक है। Kiddos, keep your hand down. अच्छा, when the ball hits the ground, it stops moving. The kinetic energy of the ball is transferred to internal energy। ठीक है, जो हमारे पास kinetic energy है वो सारी की सारी internal energy में convert हो गई। The temperature of the ball increases. The specific heat capacity of the modeling clay is 1400. So C, which is my specific heat capacity, is 1400 joules per kilogram Kelvin. ठीक है, Celsius. Calculate the maximum possible temperature increase of the ball. Show your working. So हम लोग कह रहे हैं कि all of our kinetic energy is being converted into इट्स इंटरनल एनर्जी, जिसकी वजह से उसका मास ज्यादा हो रहा है। मास कहता हूँ जिससे उसका टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। तो आई एम सेइंग दैट ऑल ऑफ दिस 78, चूंकि देखिए पहले हमारे पास क्या था, उनने क्या कहा है कि पहले मेरे पास जीपीई थी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, जो फिर इंटरनल एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई। तो ये भी 78, ये भी 78, ये भी 78। सो 78 इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। 78 इज इक्वल टू 0.2। तो डेल्टा टी मेरे पास क्या आ गया, 0.28। फिर suggest one reason why the actual temperature increase of the ball may be smaller than the value calculated in B। हमेशा जब ये सवाल आए ना कि why is one answer smaller than the other answer एनर्जी के क्वेश्चन में, इसका बड़ा सीधा साधा एक आंसर है, वो रट लें आप लोग कि एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, या थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, या आपके पास वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस। ठीक है, जब आप कहते हैं एक्चुअलिटी में तो हमारे पास आंसर कुछ और होगा। तो वाई अभी हमने ये वाला आंसर क्यों लिखा है, तो इसका हमेशा यही होता है कि योर थर्मल एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट। किडोस, अच्छा, तो हमारे पास क्या है, वर्क इज डन अगेंस्ट या थर्मल एनर्जी। तो ये वाला भी आपने टॉपिक याद रखना, थर्मल एनर्जी इज लॉस्ट, ठीक है, टू द सराउंडिंग्स। एक सेकंड। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज थर्मल एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग। या बेसिकली इधर आपके पास हो क्या रहा है कि एनर्जी इज लॉस्ट एज थर्मल एनर्जी, या आप ये भी लिख सकते हैं एनर्जी is lost as thermal energy to the surroundings। तो जो भी आप लोग लिखें आपको मार्क्स मिल जाते हैं। इसके काफ़ी तीन चार आंसर होते हैं, तीनों चारों आपको अगर आते हैं वेल एंड गुड, नहीं भी आते तो मसले वाली बात नहीं है आप लोगों के लिए। तो वी आर ऑल्सो डन विद क्वेश्चन नंबर 2। एनर्जी का भी टॉपिक हो गया। एनर्जी में आप लोगों के पास एक और चीज़, मैंने तो इधर क्वेश्चन नहीं डाला हुआ, इतना कॉमन नहीं है, मैं इधर एक टॉपिक करवा देता हूँ आपको। यू ऑल शुड नो अबाउट एफ इज इक्वल टू के एक्स। ये वाला मैंने चूंकि क्वेश्चन को नहीं डाला तो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा देता हूँ, विच वेयर एफ इज योर फोर्स, के इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड एक्स इज योर एक्सटेंशन। ये आपके पास एक्सटेंशन है। अब याद रखें आपके पास किडोज ये जो चीज़ है कि एफ इज इक्वल टू के एक्स, ये आपके पास यहाँ हमारे पास जब एक्सटेंशन होती है तो वी ऑल्सो हैव सम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो याद रखें कोई चीज़ जितनी भी स्ट्रेच होना उसमें उतनी ज़्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। द मोर यू स्ट्रेच, what I was saying is the more you stretch something,
तो उतना ही ज्यादा हमारे पास उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती जाती है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग। अच्छा, ये वर्कशीट आफ्टर क्लास यू कैन ऑल यू नो, इफ इवन इफ यू वांट दिस वर्कशीट यू कैन हैव दिस। इसमें मैंने मार्किंग स्कीम ऐड की हुई है फॉर द IGCSE स्टूडेंट्स, दे कैन डू दिस लेटर ऑन एज वेल। फिर एक मोमेंटम का क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया हुआ है कि फिगर 2.1 shows a golfer about to hit a golf ball with a golf club. The initial momentum of the golf ball is zero. Okay, so initial momentum zero का मतलब है कि मेरे पास की initial speed कितनी है, zero है, ठीक है। Define momentum. तो what is momentum, kiddos? Momentum is the product of mass। अच्छा, B, the golf club is in contact with the ball for t is equal to 5.0 into 10 raised to power minus 4 seconds. The velocity of the golf ball as it leaves the golf club is 41. तो मेरे पास फाइनल स्पीड कितनी हो गई है, 41। The golf ball has a mass of 0.046 kilograms. Calculate the impulse on the golf ball. The impulse is change in momentum, ठीक है। And change in momentum is final momentum minus initial momentum, which is going to be, in this case, m is going to be 0.046, final is going to be 41, minus again mass 0, अच्छा mass कितना, 0.046। however the initial velocity is only going to be 0, चूंकि उन्होंने स्टार्ट में इधर बोला हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है ये क्या है, इट इज एट रेस्ट। तो इम्पल्स की डोज मेरे पास कितना आ गया इस केस में, 1.9, ठीक है। अब यहाँ आपके पास जो फॉर्मूलाज है जो आपको आने चाहिए, P इज इक्वल टू एम वी, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी माइनस एन यू। फिर हमारे पास है F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, एंड देन M1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो हमारे पास ये है, इस तरीके से हमारे पास यही फॉर्मूलाज आते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। जो भी क्वेश्चन आएगा इट्स गोना बी बेस्ड ऑन दिस। एंड ये हमारे पास याद रखें, चेंज इन मोमेंटम इज योर इम्पल्स एज वेल। हो गया क्लियर शिजादो? चैट में बता दें। चैट बॉक्स चैट बॉक्स मतलब वो है मेरा। क्या किडोज, यू वांट मी टू स्लो डाउन? गाइस, chat box is my WhatsApp, by the way. Do you guys want me to slow down? चलिए थोड़ा सा मैं आहिस्ता, ज्यादा आहिस्ता नहीं, थोड़ा मैं आहिस्ता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे और आई हैव टू कंप्लीट दिस बिफोर 5। माय टारगेट इज कि मैं बिफोर 5 खत्म कर लूँ। खैर, व्हाट आई वाज सेइंग इन दिस क्वेश्चन इज कि देखें उनने आपको फाइनल स्पीड ये दी हुई है ना, इनिशियल स्पीड उनने पहले क्या दिया था, वेलोसिटी ऑफ द गोल्फ, किधर था, अच्छा, द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गोल्फ बॉल इज जीरो। तो जब इनिशियल मोमेंटम मेरे पास जीरो है, दैट मीन्स कि इनिशियल स्पीड मेरे पास जीरो है, ठीक है। इधर से हमारे पास इनिशियल स्पीड आती है, एंड देन वी यूज्ड इट टू कैलकुलेट, ये हमारे पास फाइनल स्पीड की भी गिवन है। और इम्पल्स इज योर चेंज इन मोमेंटम, जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इधर, मैंने सिर्फ यही किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही मैंने ऊपर आपको भी फॉर्मूला बताया था कि एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो फोर्स इज गोना बी 1.9 ओवर 5.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। अब इधर आप लोगों को मैं एक चीज समझाता हूँ, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। वाइल यू आर रीडिंग अ क्वेश्चन, ये अपनी आदत बनाए, अब तो वैसे बहुत कम टाइम रह गया कि आदत बने, बट देखिए एवरी टाइम आई रीड अ क्वेश्चन आई अंडरलाइन ऑल द वैल्यूज। आप मेरा कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, यूजली व्हेन आई एम टीचिंग व्हाट आई डू इज आई अंडरलाइन ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, ट्रांसफर्ड, इंटरनल, काइनेटिक। इससे होता क्या है, यू डू नॉट मिस इंपॉर्टेंट चीजें। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से करें। बाय द वे, जो बच्चे मुझे कह रहे हैं ये ले, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर गाइस, सब मैं नीचे क्वेश्चन के साथ लिख देता हूँ। जो आप लोग इधर बातें कर रहे हैं ना, चैट बॉक्स मैंने बंद की हुई है कि आप लोग व्हाट्सएप पे ही मुझे मैसेज कर लें, मेरा व्हाट्सएप सामने ओपन है तो आई कैन सी यू नो दोस मैसेजेस। अच्छा, इधर मैंने अब कुछ टॉपिक जनरल फिजिक्स में नहीं डाले। वो कौन से टॉपिक्स नहीं डाले, टॉपिक सच एज प्रेशर। प्रेशर के क्वेश्चंस आसान होते हैं। मैं आपको बता दूं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया,
एंड प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। बस यही आपके पास दो अदर फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, जो आप लोग यूज करते होते हैं प्रेशर में। तो मैंने प्रेशर इधर ऐड नहीं किया, मैंने वेक्टर्स नहीं ऐड किया, क्योंकि वेक्टर्स भी आप लोगों को आना चाहिए। वेक्टर्स देखें, मेरे पास वेक्टर ए और लेट्स सपोज मेरे पास वेक्टर बी है। तो अगर मैंने इनको ऐड करना है, आई एम गोना ऐड देम यूजिंग द हेड टू टेल रूल। तो ये मेरे पास ए हो गया, दिस इज गोना बी बी। एक की टेल को मैंने दूसरे के हेड के साथ ज्वाइन किया, एंड माई रिजल्टेंट इज फ्रॉम द फर्स्ट टेल टू द सेकेंड हेड। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट भी बन गया, ठीक है। सो दिस इज माई रिजल्टेंट। समझ आ गई? दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ये रिजल्टेंट आपके पास मतलब वेक्टर इतना ही सही है। फिर स्केलिंग का क्वेश्चन आ सकता है, स्केलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। स्केलिंग क्या होती है? लेट्स सपोज आपको कहते हैं कि एक मेरे पास जो ये 500 न्यूटन है, दूसरी मेरे पास 300 न्यूटन है। तो हाउ डू यू मेक 500 और 300 न्यूटन? यू स्केल, यू मेक अ स्केल डायग्राम। नाउ व्हाट इज अ स्केल डायग्राम? यू राइट फोर्स स्लैश सेंटीमीटर। तो आई से दैट 50 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? कि मेरे पास यहाँ जो होगा, ये जो ए होगी, दिस इज गोना बी अ 10 सेंटीमीटर लाइन, एंड दिस इज गोना बी अ 6 सेंटीमीटर लाइन। कैसे पता लगा? यू जस्ट पुट इट डाउन एंड यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू गेट योर आंसर। दिस इज इतना सा सिंपल सा ये टॉपिक है। ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, यू शुड नो हाउ टू डू दिस। देखें, इस क्लास का एक और मकसद ये भी, अगर आपको कोई चीज़ अभी मैं क्लास में बोलता हूँ नहीं आती ना, तो आफ्टर क्लास यू ऑल कैन गो एंड यू कैन लर्न दैट। मुझे एक सेकंड में चार्जर लाऊं। इस गला इतना खराब हुआ हुआ है। अगेन मैं लास्ट बार अपना नंबर इधर मैं लिख देता हूँ, कि जो बच्चे बाद में आए हैं उनके पास हो। आई डू नॉट रिस्पॉन्ड टू डीएम्स, बट गाइस आई डू सी देम व्हेनेवर यू राइट दोज लवली मैसेजेस। बिलीव मी, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। बहुत दिल खुश होता है, बट हर मैसेज का जवाब देना इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल। अच्छा, आई एम श्योर अभी तक सबने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। Acha, question number 4. On a sunny day, the temperatures of a black tarmac road and the air above the road increases. Explain why the surface temperature of the tarmac increases. Tarmac क्या करता है guys? कि ये जो आपका रोड पे होता है, अब पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते थे, मेरा अभी दिमाग से निकल गया। तो what does it do? It absorbs the radiation, ठीक है। तो 2 मार्क का ये, वैसे ये तो 2 मार्क का क्यों है? The temperature increases as the tarmac absorbs। अच्छा अच्छा, एक आपका मार्क इंफ्रारेड पे होगा, इंफ्रारेड, एंड द अदर पॉइंट इज फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन। एक मार्क आपका एब्जॉर्प्शन पे और दूसरा इंफ्रारेड पे हो, ठीक है। स्टेट द मेथड ऑफ एनर्जी थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द tarmac टू द एयर इमीडिएटली अबव। तो इमीडिएटली अबव में क्या होगा गाइस? आई बिलीव आई कैन ओपन द चार्ट बॉक्स टुडे। आज आप लोग बड़े चार्ट बॉक्स ओपन किए, बताएं क्या होना चाहिए। ओ माय कैमरा इज क्लोज्ड। देखें, जितने लोग कंडक्शन कह रहे हैं, नहीं गाइस, एवरीवन में बताएं। जितने लोग कन्वेक्शन कह रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। ठीक है, तो आपके पास नई रेडिएशन सब कुछ। देखिए, ये मैं खोलता हूँ ना, तो ये जो बच्चे फजूल हरकतें फजूल बातें करते हैं, तो इस पे मुझे ऐसी ना, फिर मैं कहता हूँ बंद ही अच्छा है आप लोगों के लिए चैट बॉक्स। स्टेट द मेथड ऑफ द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर। अब याद रखें, देर टॉकिंग अबाउट इमीडिएटली अबव, मतलब वो इस एयर की बात करें जो इसके साथ इन टच है।
गाइस जब दो चीजें टच हो रही हो तो क्या होता है? कंडक्शन। इधर ज्यादातर 90% ऑफ द बच्चे लिखेंगे कन्वेक्शन, बट कन्वेक्शन इज रॉन्ग। दे आर टॉकिंग अबाउट इमीडिएटली। उन्होंने देखो उसको बोल्ड करके लिखा हुआ है कि हमें सिर्फ इमीडिएट का ही देखना है। स्टेट द मेन मेथड ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द एयर इमीडिएटली अबव द रोड टू द रेस्ट ऑफ द एयर। अप टू द रेस्ट ऑफ द एयर बात हो रहा है, अब बाकी एयर की बात हो रही है। तो अब क्या आएगा यहाँ? कन्वेक्शन। अब इधर कन्वेक्शन आती है। अब कन्वेक्शन करंट्स बनती कैसे हैं, क्योंकि उसका मैंने इधर कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया हुआ। तो कन्वेक्शन करंट्स चूंकि इजी सा टॉपिक है, यू ऑल शुड नो कि कन्वेक्शन करंट्स बनती कैसे हैं। पता है या नहीं पता? आता है या बता दूं? व्हाई डू आई लुक सो चर्सी टाइप? मेरी आंखों के नीचे इतने हल्के पड़ गए हैं। आई फील लाइक आई, अच्छा, जो बच्चे कहते हैं मैं बता दूं, रेज योर हैंड्स। आई नीड टू गेट सम गुड स्लीप्स किडोस। अच्छा अच्छा, तो 150 बच्चे होने वाले हैं। अच्छा बता देता हूँ, कन्वेक्शन करंट का इज वेरी सिंपल। मेरे पास ऊपर गर्म हवा होती है, नीचे ठंडी हवा होती है। कैसे? ये जो कूल एयर होती है, याद रखें, कूल एयर सिंक्स। व्हाई डज इट सिंक? because its density is more, इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो it's gonna sink, okay? It will always sink. I guess लैग आ रहा है सब करें। या गाइस आई नो थोड़ा लैग आ रहा है, थोड़ा सब्र करें। अब आ रही है आवाज ठीक? मैं वॉइस क्लियर ना हो चैट बॉक्स में बताएं। यस सर, अब ठीक हो गया, ठीक है। खैर, कहने का मकसद ये आपके पास दे टॉकिंग अबाउट, तो आपके पास कूल एयर जो होती है वो हमेशा क्या करती है? इट ऑलवेज सिंक्स, because इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एंड देन हमारे पास दूसरी जगह पे होता है हॉट एयर। हॉट एयर याद रखें, ये हमेशा राइज करती है। इट ऑलवेज राइजेज, व्हाई? बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लेस। इसकी डेंसिटी कम क्यों होती है? क्योंकि जब आप किसी चीज को हीट करते हैं तो इट एक्सपैंड्स। व्हेन समथिंग एक्सपैंड्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। व्हेन समथिंग, जब किसी चीज की डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब कोई चीज ठंडी होती है, तो याद रखें उसका वॉल्यूम कम होता है। And volume is inversely proportional to your density. So if your volume increases, your density decreases. If your volume decreases, your density increases. So this is how convection current works. ये आपका एक convection cycle पूरा का पूरा बनता होता है, ठीक है? ठीक हो गया kiddos? Raise your hands if this is clear. कर लें, एक सेकंड बेशक ले लें आप लोग। पिज्ज़ा कब मंगवाएंगे? नहीं गाइज, आज की क्लास में पिज़्ज़ा नहीं आएगा। आई नो, मैंने खुद बंद किया नेट, वो बंद किया, कोई नेट में इशू हो रहा था। गाइज डू नॉट मैसेज मी फॉर वो पीडीएफ। पीडीएफ आपको इंस्टा से मिलेगी। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, आई कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ यू गाइज। स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप किडोज, यू डू नॉट टेल मी व्हाट आई हैव टू डू, आई डू इट माई सेल्फ। ठीक है गाइज। तो खैर, कहने का मकसद ये आपको कि हमारे पास, क्लियर होगी ना? हाँ ठीक है। तो दिस इज हाउ इट हैपेंड। नाउ एक्सप्लेन व्हाई द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द tarmac इज हायर देन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। अब इधर आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाई इज ब्लैक, समथिंग दैट इज ब्लैक एंड दैट इज रफ, व्हाई इज इट हॉटर देन समथिंग दैट इज गोना बी वाइट और यू नो दैट रिफ्लेक्ट्स। तो इसका क्या आंसर आएगा किडोस हमारे पास? द आंसर इज वेरी सिंपल। द आंसर इज गोना बी because black is a better absorber, is a better absorber of radiation compared to the air, ठीक है। एंड सेकंड हमारे पास ये है कि हमारे पास stays warm because it is a poor emitter।
अच्छा, अब एक चीज याद रखें, ब्लैक जल्दी गर्म होता है और स्लो ठंडा होता है, और व्हाइट स्लो गर्म होता है, तेज ठंडा होता है। ठीक है, बिकॉज व्हाइट और रिफ्लेक्टिव सरफेसेस जो होती हैं, दे आर बेटर, व्हाट डू यू कॉल, उसको क्या कहते हैं हमारे पास, दे आर बेटर रिफ्लेक्टर्स। ओके, समझ आ गई मेरी बात? ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। Figure 5.1 shows the cross section of a converging lens, the principal axis and the true principal focuses. अच्छा, इसमें आपके पास और जो क्वेश्चंस आते होते हैं, वो आपके पास यूजली आते हैं समथिंग, जब आपके पास, मैंने सिर्फ इसका एक क्वेश्चन थर्मल का इसलिए डाला है ये रिलेटिवली आसान है। E इज इक्वल टू MC डेल्टा टी आपके पास आ जाता है, क्वेश्चन यूजली इसी पे होते हैं। या अगर आपके पास कोई थर्मल एनर्जी का क्वेश्चन आ जाए, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एक हमारे पास होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी याद रखें हमारे पास पूरे ऑब्जेक्ट की होती है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास से 1 किलोग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट की होती है, कि जब मेरे पास 1 किलोग्राम होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा इसमें इतना कुछ है नहीं, मतलब ये टॉपिक तो आपका रिलेटिवली है ही छोटा सा। सही हो गया शायद हो। हम्म, माय फेवरेट क्वेश्चंस, कसम से ना गाइस, मुझे इससे ज्यादा कोई टॉपिक पढ़ाने में मजा नहीं आता। आई मीन वेरी ऑनेस्ट, एज अ टीचर ना, दिस इज वन टॉपिक दैट आई रियली एंजॉय टीचिंग, मुझे कसम से मजा आता है। गाइस, मेरा आपको कैमरा शैमरा क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे फॉर सम रीजन लग रहा है कि दिस इज लैगिंग। मुझे से क्यों फीलिंग आ रही है? इफ एवरीथिंग्स क्लियर तो जरा थम्स अप कर लें, मतलब हैंड रेज कर लें, इफ माई वॉइस एंड माई कैमरा इज क्लियर। चलें। अच्छा, फिगर 5.1 shows the cross section of a converging lens, the principal axis and the two principal focuses। ठीक है, तो हमारे पास F1 एंड F2 ऑन अ फुल स्केल ग्रिड है। अच्छा, अब हम लोगों ने करना ये है, स्टूडेंट प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2.1 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस। अच्छा, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस, तो 1 2 3 4 5, ये एक हो गया, 1 2 3 4 5, दो हो गया, 1 2 3 4 5। अच्छा, ना देयर इज एन इशू ओवर हेयर, चूंकि हमारे पास ये चीज, दिस इज नॉट एन A4 साइज, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट उनने कहा है हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर का हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है इस पॉइंट पे। तो हमारे पास कोई टू, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये दूसरा सेंटीमीटर, 2.1, ये हमारे पास तीसरा सेंटीमीटर हो गया। तो हमने कहा हमने ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, मुझे सिर्फ एक सेकंड देगा, ये एक शहजादे को हम क्लास से निकाल लें जरा। अच्छा, अब हमने बनाना है गाइस, इसकी इमेज बनानी है। ठीक है, आगे वही वाला पॉइंट होगा, मैंने कहा फोकल लेंथ मेजर करो। फोकल लेंथ आप लोग मेजर कर लेंगे तो आपके पास वट एवर दी फोकल लेंथ इज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, 1.8 हो गया। फोकल लेंथ कितनी है? 1.8 है, हाँ 1.8 ही बनती है। अच्छा, ये हमने ये भी बना लिया, ये भी कर लिया। अच्छा, डॉट टू रेज फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट टू फाइंड द टिप ऑफ द इमेज, अब हमने इमेज बनानी है। ठीक है, तो हाउ विल द इमेज बी मेड, एक हम लोग लाइन लेके जाएंगे थ्रू द सेंटर, एक हम लाइन ऐसे लेके जाएंगे थ्रू द सेंटर, एंड वी आर ऑल्सो गोना एक्सट्रापोलेट इट बैकवर्ड्स। दूसरी हम लाइन बनाएंगे इधर, टू रेज, अच्छा उन्होंने हमें कहा है टू रेज, एंड देन वी आर गोना पास इट थ्रू द फोकल पॉइंट। ये मेरे पास हो गई इस पॉइंट पे। अच्छा, व्हाट आई टेल स्टूडेंट्स कि आप पीछे भी एक्सट्रापोलेट कर लिया करें, क्या आपको कंफर्म हो जाए कि आपके पास मैग्निफिकेशन या वर्चुअल इमेज नहीं, रियल इमेज बन रही है। ठीक है, अच्छा, अब इधर ये भी चीज़ याद रखें, जब आपके पास इमेज और ऑब्जेक्ट ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो रियल इमेज है, जब सेम साइड पे होते हैं तो इट्स अ वर्चुअल इमेज। ये बात याद रखें, अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं तो इट्स गोना बी अ रियल इमेज, और अगर सेम साइड पे हैं तो इट्स गोना बी एन वर्चुअल इमेज।
वर्चुअल और रियल में फ़र्क क्या है? रियल इमेज में आपके पास जो होते हैं, जो रेज होती है वो एक्चुअली जाके मीट करती हैं। वर्चुअल में आपके पास वो एक्चुअली मीट नहीं कर रही होती, ठीक है। दे जस्ट गो बिहाइंड, वो एक्चुअली हमें लग रहा होता है देर मीटिंग, बट देर नॉट एक्चुअली मीटिंग। तो हमारे पास गाइस ऑब्जेक्ट इधर बन जाएगा, एंड द ऑब्जेक्ट इज गोना लुक समथिंग लाइक, द इमेज इज गोना लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। तो हम लोगों ने ये भी बना लिया, दिस इज हाउ लेंसेज के एवरी क्वेश्चन इज। अच्छा, एक और चीज याद रखें, आपके पास मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है? व्हेन इज योर इमेज मैग्नीफाइड? इट इज मैग्नीफाइड, रिमेंबर, जब भी आपके पास इमेज इज क्लोजर टू द लेंस देन द फोकल पॉइंट, कि जो डिस्टेंस बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द लेंस इज लेट्स सपोज 2 सेंटीमीटर, और आपके पास ऑब्जेक्ट कहीं इधर बीच में पड़ा हुआ है, मतलब इट इज इन बिटवीन द फोकल पॉइंट, ये है फोकल पॉइंट, एंड योर लेंस। अगर इसके बीच में कभी मेरे पास होगा तो याद रखें मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा मेरे पास बनेगी मैग्नीफाइड इमेज। बस ये आपको चीज आनी चाहिए। तो हमारे पास देखो 3 मार्क इधर भी हो गए। अच्छा, अब हमने मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन इज इमेज ओवर ऑब्जेक्ट। तो इमेज की हाइट मेरे पास कितनी है इस केस में? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 3 हो गया, 3.2। सो 3.2 ओवर 2.1, वट एवर द आंसर इज। क्या आंसर आता है? 3.2 ओवर 3.2 ओवर 2.1, तो मेरे पास आंसर आ गया 1.5। So my magnification is going to be 1.5. Now explain whether the image of the object is real or virtual. It is real. Why? Because the rays meet to form the object image. तो आपको दोनों के बीच में फर्क भी पता होना चाहिए। यू शुड नो द डिफरेंस। डिफरेंस नहीं आता, जाए सीखें ये चीज। अच्छा, मैंने अपने, अच्छा guys, एक चीज बता दूं, जिसको अभी भी ये वेव्स नहीं आता ना, मेरे यूट्यूब पे 2 घंटे का मैराथन अपलोडेड है। 1.5 पे देखें, हो जाएगा बिटवीन, मतलब 1.5 आवर में आपका वो हो जाएगा मैराथन। एंड बिलीव मी आपका, यू शुड बी एबल टू डू इट। आपका आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जरा ट्राई करें, तब तक मैं जरा एक चार्जर अपना लैपटॉप का चेंज कर दूं। ये चार्जिंग पे लगा दूं, चार्जिंग नहीं हो रही। ये आप लोग क्वेश्चन ट्राई करें, मैं एक सेकंड। अच्छा गाइस, आई विल बी बैक इन अ मिनट, ओके। आप लोग ये करें, ये क्वेश्चन सॉल्व करें जरा। ट्राई दिस ऑन योर ओन, ये पूरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अच्छा गैस, मैं आपको करवा देता हूँ, मैं मैग्निफिकेशन का भी आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, डोंट वरी।
करें क्वेश्चन जरा खुद भी तो ट्राई करें ना, कुछ समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं? ये ऐसे ही बैठे हुए हैं सारे के सारे। हो गया क्वेश्चन? चले मैं अब करवा देता हूँ। मैंने कहा एक क्वेश्चन तो जरा खुद भी दिमाग पे लड़ाए ना, जरा थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें। आता भी है या नहीं आता? Guys, on a scale of 1 to 10, let me open the chat box. On a scale of 1 to 10, and be very honest, please, no crying. What's your preparation for tomorrow? 6, 7, 7, 8, okay. 8 and 9 जिनको लग रहे हैं they will inshallah get an A star. जिनको 7 और 6 लग रहे हैं they will get an A. 7, 6, 7, 6 guys. सही है। बुरे हालात हैं वैसे, मुझे लग रहा है ओवरऑल। बट देख लेते हैं, अल्लाह खैर करने वाली ज़ात है, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, डोंट वरी, अल्लाह खैर करेगा। खैर, तो कंटिन्यू विद दिस। Draw on figure 4.1 to show the path of the red light and the violet light between the left hand side of the prism. अच्छा, इसमें तरीका ये होता है कि आपने सिंपली इस पर थोड़ा सा रोटेट करना होता है इधर। ठीक है, एंड देन यू ब्रिंग इट आउट थोड़ा सा, और उसको आप रिफ्रैक्ट करते हैं, एंड आप उसको रेड को बाहर ले आते हैं। ठीक है, तो इधर थोड़ी सी और अगर आप लोग रिफ्रैक्शन शो करें तो दैट वुड बी बेटर। मतलब बेटर तरीका वुड बी कि आप इसको थोड़ा सा सीधा ले आएं, थोड़ा सा बेंड कर दें, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। समथिंग लाइक दिस इज लाइक अ परफेक्ट आंसर, ये रेड के लिए। ठीक है, एंड वायलेट के लिए मैं, अच्छा, आपके टीचर्स ने आपको थोड़ा सा शायद डिफरेंट करवाया हो। आपका तरीका ये होता है कि आप इसको प्रिज्म के अंदर भी इसको थोड़ा रिफ्रैक्ट कर दें। अच्छा, दैट इट इज़ बीइंग रिफ्रैक्टेड मोर इनसाइड द प्रिज्म। तो समथिंग लाइक दिस आपके पास बनेगा, एंड ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज हाउ रेड एंड वायलेट। अब याद रखें, ये आपके पास पूरा ऑर्डर होता है रॉय गबेव वाला। रेड ऑरेंज येलो, रेड ऑरेंज येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। अब याद रखें आपके पास, जब हम लोग व्हेन वी गो डाउन, आर वेवलेंथ डिक्रीजेस एंड आर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। मतलब रेड की जो वेवलेंथ है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है। बट इट इज द ऑपोजिट केस व्हेन इट कम्स टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज की सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसीज की सबसे कम है। तो याद रखें, आपकी जितनी वेवलेंथ ज्यादा होती है उतनी आपकी कम डिफ्रैक्शन होती है। ये बात लिख लें कि द मोर द वेवलेंथ, द मोर द वेवलेंथ, द लेसर the the lesser the refraction or refractive index actually। रिफ्रैक्शन की जगह पे आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, मैंने इनमें आपके पास रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन नहीं डाले, दोज आर रिलेटिवली वेरी इजी। किसी को नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कि रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आपके पास होता है refractive index as sin I over sin R, where I is your angle of incidence, R is your angle of reflection, refraction. I, yeah, will remember, will always be greater than R. Let's suppose मैं आपको कहता हूँ मेरे पास एक ये है, this is 40 and this is 60, this is your angle of, इधर से आपके पास रे अंदर से आ रही है, तो ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना। तो आप लोग मुझे बताएं व्हाट इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चैट बॉक्स में बताएं मुझे, चैट बॉक्स इज माय व्हाट्सएप बॉक्स बाय द वे। इस पॉइंट पे अभी तो आके
क्या आंसर आ रहा है? जिन जिन बच्चों ने साइन 40/60 किया गलत, क्योंकि गाइज ये तो मैंने लिखा सही है, मगर मैं वी कैन कॉल दिस द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट रिमेंबर व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारे पास आई हमेशा आर से बड़ा होता है, तो इट्स ऑलवेज गोना बी साइन 60/साइन 40 टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका आंसर 1.35 है, जो भी आता है, आई डोंट केयर व्हाट द आंसर इज। दिस इज प्रीटी मच इट ओके अबाउट रिफ्रैक्शन। अगर किसी को रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, डिफ्यूजन कुछ भी नहीं आता, जाए 2 घंटों का मैराथन है 1.5 पे देखें, 1.5 घंटे में मैराथन खत्म हो जाएगा। A to Z सारा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। बट दिस इज हाउ इट गोज। तो आपको वो कभी येलो और ग्रीन दे सकते हैं, तो याद रखें येलो ऊपर होगा, ग्रीन नीचे होगा। वो आपको कुछ ऑरेंज इंडिगो दे देंगे किसी दिन बना के, तो ऑरेंज ऊपर होगा, इंडिगो नीचे होगा। तो आपने सिंपली इसी को फॉलो करना होता है, ठीक है। State what these observations show about the change in speed of red light and change in speed of violet light as the each enters the glass from the air। याद रखें, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसका चेंज इन स्पीड भी ज्यादा होती है। नॉट स्पीड, चेंज इन स्पीड ज्यादा होती है। चेंज इन स्पीड ज्यादा होने का मतलब है उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनली हम सबकी स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸। अब किसी की मैं बात करता हूँ कि चेंज इन स्पीड ज्यादा है, तो मतलब उसकी स्पीड कम है। उसकी स्पीड कम होगी, उसकी चेंज इन स्पीड ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्टेट व्हाट दीज ऑब्जर्वेशन शो अबाउट द चेंज इन स्पीड ऑफ रेड लाइट एंड चेंज इन स्पीड ऑफ वायलेट लाइट एज ईच एंटर्स द ग्लास फ्रॉम द एयर। तो व्हाट इज इट शो अबाउट दैट, कि हमारे पास रेड लाइट जो है, दैट मूव्स, नहीं, या वायलेट लाइट मूव्स स्लोअर देन रेड लाइट, ठीक है। समझ आ गई वाली बात सबको, कि हमारे पास चूंकि ये ज्यादा बेंड हो रहा है, वॉयलेट ज्यादा बेंड हो रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इसकी चेंज इन वेलोसिटी भी ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है। स्पीड कम है, तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो पहले हम लोग कहेंगे बोथ ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन एयर, ठीक है, ये एयर में सेम होते हैं। फिर वॉयलेट है ना, वॉयलेट ट्रैवल्स स्लोअर देन रेड इनसाइड द प्रिज्म। इनसाइड द प्रिज्म हमारे पास इट इज डिफरेंट। ये हमारे पास इसका आंसर है। इजी भी इजी लेमन स्क्वीजी। अभी भी अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता, तो गाइज मेरे दिल से आप लोग बहुत दुआएं हैं, शमका शबका नाम है, शमकाना है, बट अब तक समझ आ जाना चाहिए। 5 अदर कलर्स, अच्छा ये पूरा का आपने लिस्ट लिखनी है, तो रेड, ऑरेंज, येलो, green, blue, indigo, violet. State how the frequency and the wavelength of the colored light changes going from red light to violet। तो फ्रीक्वेंसी, जब मैं रेड टू वायलेट जाता हूँ, मेरे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंक्रीज होती है। वेवलेंथ मेरे पास डिक्रीज होती है। इन्नी आसान बात, इन्नी आसान गल। On figure 4.1, point P is shown immediately next to point R. No light is observed at point P, but a detector at point P registers radiation reaching the detector। तो अब ये हमारे पास रेड है, इधर जो इससे ऊपर होगा वो कौन सा होगा? जिसकी रेड से भी ज्यादा वेवलेंथ होगी। तो रेड से ज्यादा वेवलेंथ किसकी है हमारे पास? जी, रेड से ज्यादा हमारे पास वेवलेंथ किसकी होती है? एक्चुअली किसकी होती है? इंफ्रारेड की होती है। इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, यूवी, एक्स एंड देन गैमा, ठीक है। तो हमारे पास रेड से भी ज्यादा किसकी होती है? चूंकि देखें कम डिफ्रैक्शन हुई हुई है, रेड से भी कम डिफ्रैक्शन किसकी होगी? जिससे रेड से भी ज्यादा वेवलेंथ होगी, ठीक है। एट क्वेश्चन नंबर 6 विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक, विल हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक। हम हर 5 6 क्वेश्चन बाद एक 10 मिनट्स ब्रेक लेंगे, कि आप सब भी फ्रेश रहें, मैं भी फ्रेश रहूँ। ये तकरीबन 2.5 3 घंटे का सेशन है, तो आई डू नॉट वांट कि आप लोग थक जाएं या मैं थक जाऊं, ठीक है, क्योंकि अगर हम दोनों में से कोई भी थक गया तो फिर सेशन का उस तरीके से फायदा नहीं है। ये मैं चैट बॉक्स में, गाइस जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, दिस इज माई इंस्टा का लिंक, इसको फॉलो कर ले फॉर ऑल दी अपडेट्स एंड स्टफ, एंड विल स्टार्ट इन 10 मिनट्स। अभी 3:55 है, 4:05 पे हम कंटिन्यू
Just a minute, guys. We're starting in a minute, okay? चलें, लेट्स कंटिन्यू। एक अच्छा सा रिफ्रेशिंग सा हमारी ब्रेक हो गई। सब रिफ्रेश भी होंगे मैं भी हो गया, थोड़ा सा पानी शानी पी लिया मेरा, तो मुझे लगी हुई है खांसी। अच्छा, one more thing that I want you all to do is after this class, do not go looking for more live marathons, do not go looking for more sessions। बस जितना पढ़ना था पढ़ लिया, इसके बाद बैठे हैं जो पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें। डू नॉट गो आफ्टर न्यू थिंग्स। हाँ, देर इज़ अ चांस इस स्ट्रीम में आप लोग मेरे साथ क्लास में कुछ सीखें, किसी और के साथ कुछ सीखें, दैट माइट कम, बट दैट्स अ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ये। तो व्हाट यू शुड एक्चुअली बी डूइंग आफ्टर दिस इज रिवाइजिंग योर ओन, ओके, जितना किया हुआ है। खैर, Figure 5.1 is a diagram showing the arrangement of air particles as a longitudinal wave passes through them. So on figure 5.1, mark the center of a compression and with the letter C, okay, with the letter C कर लेंगे, and mark the center of a refraction with R. तो ये C हो गया और ये R हो गया. This is a rarefaction. Rarefaction is a area जहाँ हमारे पास प्रेशर कम होता है, and compression is जिधर हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होता है. डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन एंड रेट फ्रैक्शन। अच्छा, मैंने ऊपर आंसर वैसे खुद ही बता दिया कि हमारे पास कंप्रेशन में प्रेशर हाई होता है, रेयर फ्रैक्शन में हमारे पास प्रेशर कम होता है, ठीक है। In a ripple tank, a water wave is produced by a wooden bar moving up and down on the surface of water. The wooden bar makes 45 complete oscillations in 1 minute. So, calculate the frequency of the wave produced. तो frequency is equal to, अच्छा एक चीज याद रखें, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये हम लोग जो 1/T लिखते होते हैं, दिस इज नॉट द एक्चुअल फॉर्मूला। आपके शायद आपके आज तक आपके टीचर्स ने आपको बताया ना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है N/T। जी, एक्चुअल फॉर्मूला दैट इज N/T, वेयर N इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एंड T इज योर टाइम। तो अब हमारे पास कितनी हुई, 45 ऑसिलेशंस इन कितना टाइम, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। तो 0.75 हर्ट्ज इज आवर आंसर। ये वाला जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, 1/T, ये हम तब करते होते हैं जब हमारे पास एक ऑसिलेशन हो। एक्चुअल में हमारे पास ऑसिलेशन मल्टीपल भी हो सकती हैं, 40 हो सकती हैं, 50, 60, 70, जितनी भी हो, आपने उसको डिवाइड कर देना में टाइम। The frequency of the water wave is increased by moving the wooden bar up and down more quickly. State what happens to the speed and what happens to the wavelength of the water produced. तो अब वो कह रहे हैं ज्यादा तेज ऊपर नीचे जा रहा है। तो अगर तेज हमारे पास ऊपर जा रहे हैं नीचे, तो what will happen to the wavelength and what will happen to the speed? The wavelength will decrease. Why will it decrease? क्योंकि ऊपर नीचे हम लोग जब तेज तेज जा रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास, v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है ना, एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो वो कह रहे हैं कि हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें तो व्हाट विल हैपन टू लेमडा, हमारे पास लेमडा विच इज आवर वेव लेंथ विल डिक्रीज, योर वेव लेंथ विल डिक्रीज, एंड व्हाट विल हैपन टू द स्पीड, जी यादव, स्पीड के साथ क्या होगा, स्पीड विल रिमेन द सेम। क्योंकि स्पीड आपकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ से चेंज, इधर क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों चेंज हो रही है, तो आपकी स्पीड तो चेंज ही नहीं होगी। अच्छा किडोस, जो जो बच्चे अभी जा रहे हैं ना, हम इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के भी क्वेश्चंस अभी हमने करने हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका अगला क्वेश्चन विल, अच्छा ये में एक क्वेश्चन गलत आ गया है। ये हमारे पास आ गया अभी पूरे के पूरे, ये देखें, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के मैंने काफ़ी क्वेश्चन डाले हुए हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के हैं। अभी हम लोगों ने पूरा, अभी ये घंटा कम से कम और तो सेशन जाएगा ही जाएगा। फिर हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने बड़ा दिल के शौक से डाला था। द क्रेस्ट ऑफ द वाटर वेव मूव इनटू अ शैलो रीजन एज शोन। शैलो रीजन का मैंने बताया वह शैलो रीजन में हाइट कम होती है, वेलोसिटी कम होती है, वेवलेंथ कम होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें हमारे पास कम होती है। तो ये हमारे पास ऊपर मतलब डेप्थ है, ये हमारे पास डीप है, तो उधर हमारे पास शैलो में आ रहा है। तो जब ये शैलो में आ रहा है हमारे पास क्या होगा जी,
इट विल मूव अवे। देखिए, इनकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। जब हमारे पास शैलो में स्पीड कम होगी तो व्हाट विल हैपन जी? ये हमारे पास लेट सपोज एक नॉर्मल वेव है ना, तो इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड हमारे पास कम हो जाएगी। तो ये देखें, ये पीछे रह जाएगा। व्हाट विल हैपन इज कि इट विल रिमेन, ये थोड़ा पीछे रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा हमारे पास? वेवलेंथ देखें डिक्रीज हो गई। दिस इज हाउ इट इज। तो ये देखें, मेरे पास वेवलेंथ ज्यादा थी, यहाँ मेरे पास वेवलेंथ क्या हो गई है? कम हो गई है। तो याद रखें, शैलो में डीप में जाएंगे तो डीप में हाइट ज्यादा होती है, डेप्थ ज्यादा होता है, वेलोसिटी भी ज्यादा होती है और वेवलेंथ भी ज्यादा होती है। तो ये उल्टा होता है। लेट्स सपोज वो इसको शैलो कहते और इसको वो डीप कहते, तो फिर आपके पास आंसर कैसे बनता? मैं येलो कलर में बना या मैं पिंक कलर में बना देता हूँ उसका भी आंसर, कि हमारे पास अगर ये होता तो ये उल्टा, मतलब ये आगे की तरफ चला जाता। तो जब ये आगे की तरफ जाता तो आप लोग देखें ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो गई है? वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया? डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय डिफ्रैक्शन ऑफ अ वाटर वेव। तो डिफ्रैक्शन ऑफ अ वाटर वेव इज बेसिकली स्प्रेडिंग आउट ऑफ अ, एट कॉर्नर और एन एज, कि वो स्प्रेड आउट करता है। डिफ्रैक्शन क्या है? कि व्हेन समथिंग इज स्प्रेडिंग आउट। इजी पीजी क्वेश्चन था, अच्छी बात है, हमारा ये भी हो गया, कॉन्सेप्ट्स हमारे कुछ क्लियर हो गए। रिफ्रैक्शन भी मैंने करवा दी, शैलो हमने ऊपर, रिफ्रैक्शन नॉर्मल वाली भी मैंने आपको करवा दी है। अच्छा, एक क्वेश्चन बचे गए थे मेरे ख्याल से, आगे इस टॉपिक के और क्वेश्चन नहीं है, तो एक मैं आपको मैग्निफिकेशन का क्वेश्चन करवा देता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है ना? हैंड रेस करें इफ यू कैन सी द एंटायर स्क्रीन। अच्छा ठीक, अच्छा, ओ नाइस, यू गाइस कैन आल्सो सी माय रूलर दिस वे। अच्छा, तो इसको मुझे थोड़ा सा सिर्फ डिलीट करने दें, थोड़ा सा मैं उसको सेट कर दूं। अच्छा, ये मेरे पास बन गया मेरा लेंस, ये मेरे पास मेरा F1 फोकल पॉइंट और ये मेरा पास F1। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट रखा इधर, मैंने बनाई इसकी दो रेज निकाली, एक टॉप से एंड देन थ्रू द फोकल पॉइंट, और एक मैंने लेके जाना है सेंटर से। सही है, एक मैंने लेके जाना है सेंटर से। ये ले, मैंने दो ये भी ले गया। अच्छा, अब इसके बाद जरा हम लोग बैकवर्ड लेके जाते हैं इसको, अब इसको भी जरा बैकवर्ड लेके जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहीं ना जाके इस पोजीशन पे हमारे पास हमारी इमेज बनेगी। ठीक है, so once you draw this image, अच्छा, ये जो इमेज आपके पास बनती है, ये ऑब्जेक्ट, दिस इमेज इज रिमेंबर वर्चुअल इमेज। व्हाई इज इट वर्चुअल? बिकॉज द रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, एक्चुअली में वो मीट नहीं कर रहे, ये हमें लग रहा है कि वो मीट कर रहे हैं, वो एक्चुअली मीट नहीं करते। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वर्चुअल। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी याद रखें, दिस इज अपराइट, अपराइट मतलब सीधा, अपराइट का उल्टा होता है इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड होता है। एक हमारे पास होता है इनलार्ज्ड, ये इनलार्ज होता है। दूसरा हमारे पास होता है डिमिनिश्ड, मतलब छोटा हो गया। फिर एक हमारे पास होता है वर्चुअल और एक हमारे पास होता है रियल। ये तीन प्रॉपर्टीज वो आपसे पूछ लेते होते हैं, इसमें कोई कॉम्बिनेशन बन जाएगा, शायद ये वाली प्रॉपर्टीज हो, ये वाली प्रॉपर्टी हो, कोई कॉम्बिनेशन में आपने तीन चीजें हमेशा लिखनी होती हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज। ये आपके पास सिंपल, हमने एक मैग्निफिकेशन का भी आपको करवा दिया कि आप लोगों को आता हो। अब फॉर सम रीजन मैंने इधर नोटिस किया कि ये न्यूक्लियर फिजिक्स का एक क्वेश्चन पहले आ गया, इसको कर लेते हैं, चूंकि हम लोग उसी में कर रहे हैं, फ्लो में जा रहे हैं, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, plutonium 239 is an isotope that is used as fuel in some nuclear reactors. State the name of type of particles found in the nucleus. न्यूक्लियस में हमारे पास कैसे कैसे पार्टिकल्स होते हैं? तो हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा, उन्होंने नेक्स्ट ये भी पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ ईच। हाउ मेनी ऑफ ईच में प्रोटॉन्स हमारे पास गए इस क्वेश्चन में होंगे 94, और 239 माइनस 94 इज इक्वल टू 150, 140 होना चाहिए, 145। 145 न्यूट्रॉन्स, बेसिक सा सवाल है, सबको याद है। ये सब एक क्वेश्चन आ गया इसका, तो हम लोग इसको कर लेते हैं। फिर हमारे पास गाइस, एक्सप्लेन द फिशन प्रोसेस प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूसेस अ चेन रिएक्शन। अच्छा, अब 2 मार्क का क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा सवाल है, बट काफी बच्चे गलत करते हैं। मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, प्रॉपर आंसर 2 मार्क का। क्या आप लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे? रेडिएशन नहीं आता। चले जरा हम 2 4 बच्चों को इधर से निकाल दें क्लास से, ये शहजादे जो होते हैं। तो बच्चों को निकाल दिया, और कितना मजा आता है इस बच्चों को निकालते हुए। उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मतलब बिल्कुल जीरो एथिक्स। एथिक्स हमारे मुल्क में एथिक्स का बड़ा मसला है शायद, तो जनरल बात का ना, बहुत ज्यादा इशू है एथिक्स का। नहीं, ये इंसान है ही नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, मैं फोन पे देख लेता हूँ, फोन पे देख लेते हैं। गाइस, फिजन में होता क्या है? बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास एक न्यूट्रॉन जो होता है ना, दैट गोज एंड हिट्स अ न्यूक्लियस, एंड द न्यूक्लियस absorbs द प्रोटॉन। तो उससे क्या होता है, इट रिलीजेस अदर न्यूट्रॉन्स। तो एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, एटलीस्ट वो एक और निकालता है, या जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो स्प्लिट हो जाता है एंड और न्यूट्रॉन्स उससे निकलते हैं। तो बेसिकली यही है हमारे पास चेन रिएक्शन की, एक न्यूट्रॉन दूसरे, अब ये देखें न्यूट्रॉन्स निकले ना, अब ये जाके औरों को मारेंगे, ये और को मारेंगे, उनको उन न्यूक्लियस को स्प्लिट करेंगे, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली न्यूट्रॉन, उनने वैसे शो किया हुआ, न्यूट्रॉन इज अब्सॉर्ब्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम Pu 94239 atom, and it releases more neutrons by splitting up, because it splits, okay, by splitting up हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ इट हैपेंस, बस फिजन आपके पास यही है, फिजन रिएक्शन। Explain how control rods are used to increase and decrease the rate of chain reaction in a nuclear reactor. तो कंट्रोल रॉड्स का हमारे पास गाइस क्या काम होता है? कंट्रोल रॉड्स जो होते हैं ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर देते हैं, तो इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कंट्रोल रॉड्स आना चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्टर कोर्स है, अच्छा पार्ट का, इट्स पार्ट ऑफ योर कोर्स। सो योर कंट्रोल रॉड्स एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीजेस रेट ऑफ
रिएक्शन, ठीक है, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. एंड देन प्लूटोनियम 239 डिकेज बाय द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल. ओके, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन एन अल्फा पार्टिकल एंड अ बीटा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल में क्या डिफरेंस है गाइस? अल्फा हमारे पास चार्ज इसका +2 चार्ज है, इसका -1 चार्ज होता है. और हमारे पास क्या डिफरेंसेस है? दिस इज हेवियर, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है. और फिर आयोनाइजिंग इफेक्ट कर लें तो हमारे पास अल्फा का आयोनाइजिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, बीटा का आयोनाइजिंग इफेक्ट कम है. और हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं? और भी होंगी, काफ़ी होंगी ऑफ कोर्स, बट बेसिक आपको यही, अगर तीन उनने कहा हुआ है तो 2 मार्क का है तो दो ही लिख देंगे, ठीक है. तो दिस शुड डू योर जॉब. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. माशाल्लाह, अच्छे बच्चे हैं. गाइज अभी ना मैं आपको बता रहा हूँ, डू नॉट फोकस ऑन न्यू थिंग्स. इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन न्यू थिंग्स यू विल रियलाइज कि आपको कोर्स में कितनी चीजें नहीं आती. दिस इज फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज. मैं अभी से आपको बता रहा हूँ एक चीज, अपने लिए जनरल एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ. इफ यू आर स्कोरिंग एनीवेयर बिटवीन 60 to 80 मार्क्स तो इंशाल्लाह ताला यू विल स्कोर एन ए स्टार इन योर एग्जामिनेशन. इफ यू आर स्कोरिंग एनीवेयर बिटवीन 50 to 60 मार्क्स यू विल स्कोर ए इन योर एग्जामिनेशन. अच्छा, इधर जरा थोड़ा सा इशू आ जाता है. ये मैं इधर लिख देता हूँ, चलो इसको मैं 65 कर देता हूँ, इसको मैं 60. ये जो 60 to 65 वाले बच्चे होते हैं ना, ये ए स्टार में भी आ सकते हैं और ये ए में भी आ सकते हैं, ये दोनों में आ सकते हैं, ठीक है. इनका पेपर अच्छा हो गया तो ऊपर चले गए, नीचे अगर आपके पास गए अंडर 50 हैं आप, इफ यू बिलो 50, तो ये पेपर में यू स्कोर ऑन एवरेज बी. नाउ दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन इन द पास्ट. दिस डज नॉट मीन कि अगर आपके 50 से कम आ रहे हैं तो आपका बी आएगा. आपका बी आते आते आपका ए स्टार भी आ सकता है. आपका शायद कल पेपर में वो वाली चीजें आ जाए जो आपको, आपका लक बहुत अच्छा हो और वही सब चीजें आए जो आपको आती थी, ठीक है. तो विच इज कम्प्लीटली पॉसिबल, रियलिस्टिक एक चीज है. खैर, हाँ हाँ हाँ. अब आएंगे हम डीसी मोटर को. क्या सवाल आता है, डीसी मोटर, एसी जनरेटर, फिर हमारे पास उसके अलावा. ओके, बाय द वे दिस आल्सो वन मोर प्रैक्टिस वर्कशीट आफ्टर क्लास. आप सब लोग उसका एक्सेस ले लेना. एक्सेस सब कुछ इंस्टा से आपको मिलता है. वैसे मैं ये इसका भी, और ये अगर आप लोग ग्रुप्स में एडेड है ना, ऑल ऑफ यू आर इन द ग्रुप्स राइट, हैंड रेस करें इफ यू आर इन वन ऑफ द थ्री, मतलब 1.1, 2.0, 3.0, सब रेस करें, मुझे पता हो. तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज देन, आप लोगों को मैं वहां उधर शेयर कर लूंगा. एक ये प्रैक्टिस तो हमने क्लास में कर ली, एक और प्रैक्टिस आप लोगों ने सिर्फ खुद करनी है, ठीक है. बिलीव मी, 2 प्रैक्टिस हो गई, आपका काम पूरा हो जाएगा. मतलब ऑलमोस्ट काम, मतलब वो वाला काम पूरा हो जाएगा, ठीक है. कि हाँ बस, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला. ठीक है, तो ये एक तो हमने क्लास में कर ली है, दूसरी वाली आप लोग खुद कर लेना. अब इसको खत्म करने की करते हैं. फिर हम गोना गिव अ स्मॉल फेयरवेल स्पीच. वैसे अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत आगे हमने पढ़ाई करनी है. मतलब कोर्स खत्म नहीं हुआ, एटीपी है आगे, अभी एमसीक्यूज हैं. बट स्टेट द पर्पस ऑफ अ स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर एंड द ब्रशेस. स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर क्या मकसद होता है? इट्स दिस इज अ डीसी मोटर. तो डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग होता है, इसका काम सिर्फ एक होता है, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एवरी हाफ टर्न. रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एवरी हाफ टर्न. ये आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आपके पास नोट्स होने चाहिए. डीसी मोटर्स और एसी जनरेटर के मोड्स, अगेन अगेन नोट्स आपको चाहिए. मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा. जो बच्चे ग्रुप में नहीं है वो इंस्टा पे जाके ले ले. इंस्टा पे यू हैव टू डू द कमेंट, आपको लिंक खुद आ जाता है, ठीक है. उसमें मैं कुछ भी नहीं करता ना, इंस्टा में चलाता हूँ, मेरा वो बंदा मैंने रखा है वही चलाता है, वही सब कुछ करता है. तो उधर आप लोग मैसेज करेंगे ऑन दी, एंड यू हैव टू डू द कमेंट नॉट अ मैसेज. ओके, ये बात याद है कि कमेंट करना होता है. वो करें, आपको मिल जाएगा. ब्रशेस हमारे पास गाइस क्या है? ब्रशेस हमारे पास होती है तो कनेक्ट द कम्यूटेटर टू दी एक्सटर्नल सर्किट. तो ये बैटरी वाला सर्किट होता है. तो इसमें ब्रशेस का हमारे पास बड़ा सिंपल सा काम होता है. नाउ देयर इज एन अपवर्ड फोर्स शोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉइल. पहली बात, जब भी डीसी मोटर होता है तो यहाँ फ्लेमिंग्स का कौन सा होता है, लेफ्ट या राइट? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमेशा यूज करना होता है आप लोगों ने. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. किसी को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल नहीं आता, राइट हैंड रूल नहीं आता. मेरे तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे की रिकॉर्डिंग्स है मैराथन की ऑन दिस टॉपिक. जाएं देखें, 1.52 पे देखें, वो बहुत स्लो रिकॉर्डिंग्स है. अच्छा, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग नंबर 1 है या 3 है, वो थोड़ी मैंने काफ़ी स्लो पढ़ाया हुआ है. तो आप उसको 2x पे भी देखें ना तो आपका काम हो जाएगा, ओके. अगर किसी को नहीं आता लेफ्ट हैंड. देन देर इज अ डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, एक्सप्लेन हाउ यू डिटरमिन दिस डायरेक्शन. अच्छा, तो हम लोगों ने क्या यूज किया? वी यूज
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो पहले डायरेक्शन हम लोगों ने देखनी है। हमने अच्छा अब लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं ना, ठीक है। वो कह रहा है हमारे पास, ये हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास बैटरी है, तो करंट यहाँ से आ रही है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और उनने हमें फोर्स भी दी हुई है। तो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग ये वाला ट्राई कर लेते हैं, थंब विल बी अपवर्ड्स एंड करंट इज मेरी तरफ देखें, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ आ रही है, ये वाली जो साइड है। ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो मिडिल फिंगर, ये जो आपके पास सेकंड फिंगर होती है, वो मेरी तरफ होगी, थंब अपवर्ड्स होगा। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वी यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल to find the direction of the magnetic field. The current, क्योंकि आपने दो मार्क करना है, तो करंट का भी लिखना है कि करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, क्योंकि करंट भी हमने खुद डिटरमिन की थी। द करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। बस इतनी सी बात थी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद रखें, आपके पास डीसी मोटर, राइट हैंड रूल एसी जनरेटर में यूज होता है, ये चीज आनी चाहिए। State what happens to the rotation of the coil if the magnetic field and the current in the coil are both reversed at the same time। तो याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, जब आपको दोनों चीजें रिवर्स करते हैं तो देयर इज नो इफेक्ट। एंड में हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं आता था, तो देयर इज नो नेट इफेक्ट। On figure 7.1, the coil is horizontal. The force upward on the left side and the force downward on the right side are each 2.3 Newton. The distance between the side of the coil and the axis is 0.15. Calculate the total moment. तो वो 0.15 किधर है हमारे पास? अच्छा, ये हमारे पास 0.15 है। तो गैस मोमेंट हमारे पास क्या होता है? टॉर्क या मोमेंट इज इक्वल टू एफ डी। व्हाट इज माई फोर्स? दैट इज 2.3, और उन्हें डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट दिया हुआ है 0.15। जो उन्हें दिया हुआ है सिंपली उसको पुट करें, आंसर आ जाएगा। अच्छा, बट इधर आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि एक मोमेंट इसका है, एक मोमेंट इसका है, तो यू ऑल्सो हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, सो योर आंसर इज गोना बी 0.69 न्यूटन मीटर। न्यूटन 0.69 न्यूटन मीटर। तो ये कुछ चीज़ है, जरा इसको 1 मिनट लेके जरा एब्जॉर्ब करें, ये जो चीज़ मैंने आपको करवाई है इसको अपने दिमाग में बिठाएं। माई स्क्रीन इज नॉट ऑपरेटिंग। हु सेड माई स्क्रीन इज नॉट ऑपरेटिंग kiddos? बिल्कुल A1 काम कर रही है। सर हाउ डू आई ज्वाइन वन ऑफ दीज 3 ग्रुप्स? 600 बार गाइस लिंक भेज चुका हूँ, 600 बार। ओके, there's only 100 more people can join this. So if I just copy this code over here and I just paste it over here। जी, मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए किया क्योंकि हमारे पास दो हैं। अगर लैग शैग हो गया तो गैस पाकिस्तानी नेट है, वैसे तो मैंने 100 Mbps का नेट लगाया हुआ है, बट स्टिल अगेन पाकिस्तान है तो कभी कभार हो जाता है। करंट का कैसे पता लगा? करंट का किडो ऐसे पता लगा, देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल ने बनाया हुआ है ना, तो करंट मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है इस तरीके से, ये देखें, ये पूरा का पूरा कॉइल फॉलो करता है, कॉइल का रास्ता जो होता है। कर लिया, समझ लिया, एब्जॉर्ब कर लिया सबने। चलें, एक्सप्लेन व्हाई द टर्निंग इफेक्ट बिकम्स स्मॉलर एज द कॉइल बिकम्स मोर वर्टिकल। तो टर्निंग इफेक्ट हमारे पास कम क्यों होता है किडोज? क्योंकि हमारे पास, याद रखें, व्हाट डिक्रीजेज द डिस्टेंस बिटवीन, ये वाली डिस्टेंस कम होती जाती है। मैं आपको इसको इस तरीके से समझाता हूँ। आई हैव दिस वन बुक, ठीक है, एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, दिस इज द सेंटर। अब देखिए फोर्स इधर ही लग रही है और ये सेंटर, ये डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस, ओके। अब जब मैं इसको थोड़ा सा मोड़ता हूँ, ये वर्टिकल होता है, देखिए सेंटर मेरे पास उधर ही है, बट द डिस्टेंस फ्रॉम द फोर्स टू द सेंटर डिक्रीजेस। जितना वर्टिकल होता है उतना मेरे पास डिस्टेंस डिक्रीज करता है।
तो ये आप लोग बात याद रखें कि हमारे पास डिस्टेंस डिक्रीजेस फ्रॉम द पिवट डिक्रीजेस, ठीक है। या आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिक्रीजेस, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिक्रीजेस एंड लॉट ऑफ अदर स्टफ एज वेल, ठीक है। तो विद दैट गाइस हमारे पास कितने क्वेश्चंस रह गए हैं? बस स्पेस फिजिक्स के दो क्वेश्चंस रह गए हैं, इसके दो क्वेश्चंस रह गए हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो दूसरी वाली वर्कशीट मैं भेजूंगा, मेक श्योर दैट यू डू दैट एज वेल। वो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस वर्कशीट है, वो भी आपका बहुत काम निकालेगी, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज दिस क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू, मुझे आप लोग एक मिनट में जरा बेड पे जाके बैठ जाऊँ, मैं भी इस चेयर पे ना बैठ के थक गया हूँ। लाइफ इज टफ, मुश्किल है जिंदगी, मुश्किल है जिंदगी। आज ज्यादा मैं इतना आपको करवा दिया, करवाने को तो गाइस मैं आपको इससे ज्यादा भी करवा दूं, बट आई फील लाइक बस, मतलब दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू अपने टाइम में, जब मैंने अपने खुद ओ लेवल्स किया था, ए लेवल्स किया था। आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को 1000 बार बताया, मेरे ओ लेवल में 12 स्टार थे, ए लेवल में 4 स्टार थे। अब ये 12 स्टार और 4 स्टार क्यों आए? ये इसीलिए आए थे क्योंकि गाइस बस पहले पढ़ लेता था, पर आखिरी दिन पे मैं तो मूवी देखता था। मैं जायज़ बात बताऊं, आप लोगों ने मूवी नहीं देखनी, यू गाइस आर नॉट, मतलब आप में से कुछ बच्चे हैं जो मूवी देख सकते हैं, बाकी जो है वो पढ़ें, रिवाइज करें, रिवीजन करें, ओके। रिवीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। The frequency of the alternating current main supply is 50 hertz. The maximum voltage of the supply is 300 volts. Using the axis in figure 7.1, sketch a graph to show how the voltage of the supply varies in time of 0.05 seconds. तो 50 हर्ट्ज अगर हमारे पास सप्लाई है, तो F इज इक्वल टू 1/50। अच्छा नहीं, 50, अच्छा 1 सेकंड में 50 हो रहा है ना, तो हमारे पास द टाइम पीरियड इज गोना बी T इज इक्वल टू 1/F, 1/50, ठीक है। मैंने F इज इक्वल टू 1/T को मैंने सिर्फ T को मैं दूसरी साइड पे ले गया हूँ, तो 1/50, द आंसर इज गोना बी 0.2। तो 0.2 सेकेंड में गाइज मेरे पास एक कंप्लीट वेव हो रही है, ठीक है। नाउ हाउ डू वी मेक दैट? वी ड्रॉ इट समथिंग समवेयर लाइक दिस, 300 तक लेके जाने हैं सबर, मतलब 0.2 सेकेंड्स में हमने एक वेव पूरी करनी है। फिर ये हमारे पास आगे वेव, पता नहीं उन्हें कहा भी है बनाना है या नहीं बनाना, अच्छा बनाना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वेव हमारे पास बनेगी, 50 हर्ट्ज है। तो एफ इज इक्वल टू 1/T अगेन। मैंने टाइम पीरियड फाइंड किया, और टाइम पीरियड जब मैंने फाइंड किया तो मुझे पता लग गया कि हमारे पास टोटल कितना है। सही हो गया। देन द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज मेड फ्रॉम आयरन, ऊपर वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हम बाद में देख लेंगे। वो ये कह रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल में हमारे पास एन जो है वो 750 है, और यहाँ एन उन्हें गिवन नहीं है। एक्सप्लेन वायर आयरन इज अ सूटेबल मटेरियल, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि वाई डू वी यूज आयरन, तो याद रखिए इट इज अ टेम्पररी मैग्नेटिक, इट इज अ टेम्पररी मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, 3 मार्क्स, वेरी कॉमन क्वेश्चन। मैंने डालने का सिर्फ मकसद ही ये था कि आप लोगों को पता हो कि हमारे पास, याद रखें, देयर इज एन ऑल्टरनेटिंग current in the primary coil which creates an alternating magnetic field in the secondary coil, जिसकी वजह से your EMF is induced, so there is an alternating current, आपने फुल फॉर्म लिखनी है, in primary coil which causes an alternating magnetic field in the secondary coil, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ड्यू टू विच करंट इज इंड्यूस्ड सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। हमारे पास करंट इंड्यूस होती है सेकेंडरी कॉइल में। लिख ले, समझ लें, एब्जॉर्ब कर लें थोड़ा सा,
बीच में मैं आप लोगों को टाइम थोड़ा एब्जॉर्प्शन के लिए देता हूँ कि जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आपको समझ आ भी रही हैं। आई नो कुछ बच्चों के लिए ये चीज़ें पहली बार, आप कुछ बच्चे ये चीज़ें आज पहली बार पढ़ रहे होंगे, विच इज सैड, बट इफ समथिंग इज सैड दैट डज नॉट मीन दैट दैट्स नॉट द रियलिटी। ये बड़ा मसला है ना कि रोज सैड सैड बातें ही रहती है। मेरा फोन किधर गया, सबर करे, मेरा फोन की तकियों शकियों के नीचे आ गया। बस थोड़े से guys, three more questions and then four more questions if I'm not wrong, and then you guys are free for from थ्योरी वाले बच्चे। ओ आई जस्ट रियलाइज आज हमारे पास स्टूडेंट्स कम इसलिए क्योंकि आईजीसीएसई वाले नहीं आए हुए ना। आईजीसीएसई वालों का पेपर बाद में है। ओफ ओफ। एक सेकंड। ओके, चले लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खत्म करते हैं बस guys, खत्म करने को आ गए हैं। अच्छा भाई एक रहता है, there are 60 turns on the secondary coil, calculate the maximum value of the voltage across the secondary coil। तो 60 इधर आ गया। वोल्टेज कितनी है हमारे पास, प्राइमरी की वोल्टेज उनने हमें दी हुई है, प्राइमरी की मैक्सिमम वोल्टेज इज 300। ओके, सो एंड यहाँ हमारे पास वोल्टेज इज 300, या हम लोगों ने वी फाइंड करना है। तो वी पी ओवर वी एस इज इक्वल टू एन पी ओवर एन एस। वी पी मेरे पास तो कितना है, कितना है वी पी 300, वी एस फाइंड करना है, वी एस फाइंड करना है, एन पी विच इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल 750 है, और एन एस मेरे पास 60 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आंसर जो भी आ जाए वो आप लोगों ने सिंपली नीचे जाके लिख देना है इधर। बाकी इसके क्वेश्चन मेरे पास एक वर्कशीट है, मैं वर्कशीट अगेन मैं कह रहा हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में ऑन इंस्टाग्राम या तो ग्रुप्स मिल जाएगी, वो आप लोग कर लें, ठीक है, वहां से आप लोग कर लेना। फिर हमारे पास है डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल की हमारे पास क्या कॉम्पोजिशन है किडोस, हमारे पास दो न्यूट्रॉन्स होते हैं और दो प्रोटॉन्स होते हैं। याद रखें हमारे पास दे आर नो इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव टू चार्ज होता है। देन स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल दैट इज आइडेंटिकल इन कॉम्पोजिशन टू एन अल्फा पार्टिकल। तो हमारे पास आंसर आता है हीलियम पार्टिकल। Here, the alpha particle decay of thorium 230 produces an isotope of radium. The number of neutrons describe, deduce the number of neutrons in a neutral atom of this isotope of radium। तो थोरियम 230 में हमारे पास एक अल्फा निकला, तो हमारे पास क्या बचेगा, वट एवर आइसोटोप रेडियम का कोई आइसोटोप बनता है, ठीक है। तो इट शुड बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स शुड बी कितने होने चाहिए। ओह एक सेकेंड, नाइस नाइस, तो हमारे पास था 90, तो 90 हमारे पास हो जाएगा 88, और ये हो जाएगा 226। तो 226 माइनस 88 आता है 138 आंसर आता है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड करने हैं, तो हम जब अल्फा पार्टिकल को निकालते हैं तो हम 2 प्रोटॉन नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं और 4 हम न्यूट्रॉन नंबर न्यूक्लियॉन नंबर से, प्लस अल्फा विच इज 2 4 एंड देन पॉजिटिव 2 चार्ज, and then the number of electrons in a neutral atom. So number of electrons should be equal to the number of protons in a neutral atom. So that is 88. Your answer is going to be 88. Acha, the half life of thorium 230 is 75,000 year. A radioactive sample contains 7.2 into 10 raised to power 16 thorium 230 atoms. Determine the time it takes for the number of thorium 230 atoms to decrease to 9 into 10 raised to power 15। तो आप लोग सिंपली क्या करते हैं, देखिए n इज इक्वल टू एन नॉट ओवर 2 रेज टू पावर n, ये फॉर्मूला है। अब हमने फाइंड करना है टाइम, तो 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू एन नॉट ओवर n, विच इज 7.2 इंटू 10 रेज टू पावर 19 16 over 9.0 into 10 raised to power 15।
तो नाउ 2 raised to power n इज इक्वल टू 8। अब n की नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मेरे पास कितनी होनी चाहिए? What should be the number of half lives for these to be equal? N has to be 3, right? So I would need 3 half lives to go from this value to this value. 75,000 into 3, whatever the answer is, मेरे ख्याल से 2 लाख कुछ आता होता था। 2.25 into 10 raised to power 5 years। ठीक हो गया किडोस? अब इधर आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, वो ये कि जो फॉर्मूला है ये आपको आना चाहिए। n is your number of nuclei left after decay, n naught is your original जो स्टार्ट में हमारे पास होते हैं, and 2 raised to the power of n where n is your number of half lives। ये फॉर्मूला होता है। यही सेम फॉर्मूला अगर आपके पास एक्टिविटी के लिए भी आ जाए, न्यूक्लियर एक्टिविटी के लिए भी, तो आप सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। a इज इक्वल टू a नॉट ओवर 2 raised to power n। We use the exact same formula। अच्छा, नहीं आपको पीरियोडिक टेबल नहीं मिलता। Why would you have a periodic table in a physics paper? You do not need that। अच्छा guys, I want you all to do one thing। मैं एक चीज़ भी करना चाह रहा हूँ। Again, I want you all, this is my number on my WhatsApp। जिनने आज एक बार मैसेज कर लिया, you do not need to message again। अदर्स सारे ज़रा एक एक मैसेज इस पे कर दें। दिस इज माई नंबर विद जस्ट योर नेम स्कूल्स। What I do is कि at the end of the session I give my phone to my PA and then she saves all these numbers onto my phone। तो what happens is कि in the future आप लोग जिंदगी में कुछ करते हैं, you ever message me so I know कि आप किस बैच के स्टूडेंट हैं, and I know you were a student जिसने कभी मेरी क्लास ली थी। ठीक है, so this is my number। I'm gonna take a 2 minute break over here for you guys to absorb this। Until then you all can message me। कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, समझ लिया ये वाला टॉपिक? जी गाइस, कर दूंगा यूट्यूब पे। अच्छा गाइस, अभी थैंक यू के मैसेजेस ना बोले, अभी फिर मैं देख नहीं सकूंगा। थैंक यू वाले जो मैसेजेस दिखते हैं वो एंड में भेजना क्लास के, ठीक है? फिर क्लास के बाद बैठ के आया वन आदत है, मैं फिर अपना फोन चेक करता हूँ। तो अभी मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए ना थैंक यू वाले, तो अभी ना करें, फिर वो मेरे से मिस हो जाएंगे एंड देन दे मेक मी वेरी रियली हैप्पी इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है? उफ, मेरा ये फोन किसी दिन मुझे लगता है फट जाएगा। गाइस आप सबके लिए, गाइस आई एम प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ यू, बिलीव मी आई एम प्रेइंग फॉर ऑल ऑफ यू। Oh, we have students from Bangladesh as well। माशाल्लाह, we have students from Bangladesh, we have students from, ये ओमान का नंबर मुझे लग रहा है, सऊदीया है, और कौन कौन से सिट कंट्रीज हैं हमारे पास? ओ, इंडिया भी है, माशाल्लाह। यस यस, मैंने अपना वो बंद किया हुआ है गाइस, यू वोंट बी एबल टू सी माय नेम। आई जस्ट वांट टू सी कि आप लोग हैं किधर किधर से, क्योंकि 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। फिर एटीपी में अगर मुलाकात हुई तो देखेंगे। ठीक है, एटीपी तक जिंदगी रही तो। गाइस एक चीज याद रखें, मुझे कल से इतना मैसेज आ गया, सर लिस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फिजिक्स में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यू नेवर नो कि वो किधर से क्वेश्चन दे दें। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपका जो टोटल एटीपी एमसीक्यू थ्योरी को मिला के 30% ऑफ योर पेपर इज फ्रॉम जनरल फिजिक्स विच इज सेक्शन नंबर 1। 10% इज फ्रॉम योर थर्मल विच इज सेक्शन नंबर 2। 15% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20% आपके पास होता है फ्रॉम योर सेक्शन नंबर
3 which is your light and waves, 20% आपके पास if I'm not wrong होता है from electricity and magnetism, एंड 10% आपके पास स्पेस फिजिक्स और 10% न्यूक्लियर फिजिक्स से होता है। ये आपका पूरा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इज ऑलवेज सेक्शन नंबर 1। अगर आप कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है तो दैट इज सेक्शन नंबर 1। फिर आपके पास आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड योर लाइट एंड वेव्स। बाकी फिर इक्वल होते हैं, ठीक है, जो बाकी छोटे छोटे हैं। तो जो जितना आसान है उससे वो पूछते भी उतना कम है ना, यही तो बात है। अगर गाइस किसी को इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म नहीं आता तो वो मैग्नेटिज्म कर ले, इलेक्ट्रिसिटी कर ले, कुछ करके जाए, छोड़ के ही जाना। एंड पेपर में कुछ नहीं आता ना तो गाइस चीटिंग वीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इधर उधर से देखते हैं कि बस सीधा सीधा जो चीज आती है लिख दे, नहीं आती है ना लिखे, बस छोड़ दे, पेपर बेशक छोड़ दे। गाइस मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, गाइस मैसेजेस देखूंगा मैं किसी दिन बाद में बैठ के, ठीक है। जब सेशन खत्म होगा मैं एक दिन पूरा दिन बैठूंगा, मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ूंगा। पेपर लीक नहीं होता गाइस। जो आप लोगों को फोटो आ रही है ना पेपर की, वो कोई बहुत पुराना पेपर है। आई रिमेम्बर मैंने कभी एक जमाने में वो किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है। वो एआई से सिर्फ नीचे एडिट कर देते हैं, वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। उफ, बस 2 सवाल रह गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चंस लेफ्ट गाइस, एंड देन वी आर डन फॉर टुडे। अच्छा, स्पेस फिजिक्स। A stable star in a distant galaxy has a mass that is more than 15 times the mass of a sun, so it's a massive star. It is a massive star. State the name of the nuclear reaction that occurs at the center of the star and describe this nuclear reaction. तो guys आपके पास nuclear reaction center of a star में क्या होती है? Fusion. Fusion में आपके पास क्या हो रहा होता है? Hydrogen fuses with another hydrogen, एंड what happens, they form helium। बस आपने ये लिखना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इज टेकिंग प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ स्टार एंड हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जॉइन टुगेदर टू फॉर्म हीलियम एटम। एक्सप्लेन हाउ दिस न्यूक्लियर रिएक्शन हेल्प्स टू कीप द स्टार स्टेबल। तो ये क्या करता है? Due to this reaction, energy is produced, which produces an outward force that cancels या balances out gravitational inward force। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? आउटवर्ड फोर्स होती है इसकी एनर्जी की वजह से। ड्यू टू इट्स एनर्जी देयर इज एन आउटवर्ड फोर्स विच आगे जाके क्या करती है? हमारे पास बेसिकली व्हाट इट डज इज कि आपके पास इट बैलेंसेस, आउटवर्ड, इट बैलेंसेस दी फोर्स, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे पास, उसको ये बैलेंस आउट करती है, ठीक है। बस इतनी सी बात है। नहीं है तो वो नोट्स मैंने अगेन ग्रुप्स में भी शेयर किए, मैं इंस्टा पे भी हैं, जाके नोट्स पढ़ ले, उसमें लिखा हुआ है। As a massive star approaches the end of its life, it stops being stable and becomes a red supergiant. State why the nuclear reaction can no longer keep the star stable। तो उसका हमारे पास बेसिकली इसका आंसर ये है कि हमारे पास इट रन्स आउट ऑफ हाइड्रोजन। फ्यूल खत्म हो जाता है ना, इट रन्स आउट ऑफ हाइड्रोजन। And describe what then happens to the red supergiant। तो guys your red supergiant explodes, नहीं एक्सप्लोड्स नहीं करते, चलो एक्सप्लोड मार के इसको सुपरनोवा बना देते हैं, जिससे हमारे पास सुपरनोवा बनता है, सुपरनोवा स्कूल इस्लामाबाद, जिसकी वजह से आपके पास इट प्रोड्यूसेस हेवियर एलिमेंट्स, जिससे हेवियर एलिमेंट्स बनते हैं, ठीक है, जिससे आपके पास नेबुला बनता है, और या तो फिर आपके पास न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर ब्लैक होल बनता होता है, ठीक है। दो चीज़ें आप में बनती हैं। अगर बहुत बड़ा हो तो ब्लैक होल बनता है, अगर नॉर्मल हो तो आपके पास न्यूट्रॉन स्टार बनता है। लिस्ट है, पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, लेस मैसिव स्टार की भी और मैसिव स्टार की भी। जब आपके पास कोई चीज़ 8 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन हो तो वो फिर हम लोग उसको मैसिव स्टार काउंट करते होते हैं, ठीक है। अच्छा, बस ये देखें चीज़ें लिखी हुई हैं, एक्सप्लोड, सुपरनोवा, हेली एलिमेंट, हेवी एलिमेंट्स, नेबुला एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ, ठीक है। So you all know this. And we come to the last question. State what a galaxy is. Galaxy क्या होती है? Samsung Galaxy S22। Galaxy is a group or a constellation या a collection of stars
ग्रुप ऑफ स्टार्स गाइस, आप भी सारे स्टार्स हैं, यू ऑल आर शाइनिंग ब्राइट स्टार्स। ठीक है, आप सारे के सारे जो है। विल सर सेंड द रिकॉर्डिंग, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग। ठीक है, अपलोडिंग अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग। बट क्लास में बैठ के क्यों नहीं पढ़ना, रिकॉर्डिंग के पीछे क्यों भागना है, गलत आप लोग की guys, वही गलत है ना। बैठे चुप करके क्लास में। अच्छा, इसके बाद the Milky Way has a diameter that is approximately equal to 10,000 light years. Determine this distance in kilometers. तो वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.5, आपको पता होना चाहिए, 9.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर ऑफ 15 किलोमीटर्स। तो हमारे पास 100,000 लाइट ईयर्स हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, वट एवर द आंसर इज, इसका आंसर मेरे ख्याल से आता है 9.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 17 आंसर आता है, या 19 आंसर आता है, कितना आता है, 17 किलोमीटर्स। सही है, ये मीटर्स होता है, 9.5 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 15 मीटर्स। सही हो गया। आपने सिर्फ इसको याद रखें, क्योंकि किलो ये मीटर में है, आपने किलोमीटर में आंसर देना है तो डिवाइड बाय 1000 भी करना होता है। 1000 मत भूलिएगा, ये 2 मार्क है, 1 मार्क का तो आपको मिल जाएगा। असल में गलती यहाँ किलोमीटर में होती है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है आपने। ये वाली जो वैल्यू है ये आपके पास मीटर में होती है। बस तो 4 सवाल और गाइस, 5 more marks. Astronomers determine the speed and distance from Earth of a far galaxy that is moving away from the Earth. दूर जा रहा है, अभी न जाओ छोड़ कर। कह तो गाना सुना मैंने, कि दिल अभी भरा नहीं। State one observation that allows the speed at which the galaxy is moving away to be determined. तो हमारे पास क्या होता है, एक क्रीज इन वेवलेंथ, डॉपलर इफेक्ट याद है, डॉपलर नहीं, रेड शिफ्ट वाला, that allows the speed at which a galaxy is moving away तो हम लोग क्या करते होते हैं, रेड शिफ्ट, इंक्रीज इन वेवलेंथ, या हम लोग सिंपल रेड शिफ्ट लिख सकते हैं यहाँ। रेड शिफ्ट से हमें पता लगता है कि कोई चीज़ हमसे दूर जा रही है। स्टेट वन डिफरेंट ऑब्जर्वेशन that is used to determine the distance of a far galaxy. अच्छा, जब गैलेक्सी की बात होती है तो याद रखें हम लोग करते होते हैं सुपरनोवा। हम लोग ना ब्राइटनेस ऑफ अ सुपरनोवा से भी डिटरमिन करते हैं कि एक चीज कितनी ब्राइट है। जब हमें कुछ बहुत एक गैलेक्सी में ब्राइट चीज, जब एक आपके पास रेड सुपर जायंट एक्सप्लोर करता है तो नेबुला जो आपका जब एक्सप्लोजन होती है तो देयर इज अ लॉट ऑफ ब्राइटनेस, उसकी बहुत ज्यादा ब्राइटनेस होती है। तो जो ब्राइटनेस ऑफ अ सुपरनोवा है उससे भी हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कितनी दूर है गैलेक्सी। तो ब्राइटनेस। अच्छा, एक चीज याद रखें गाइज, आपको कभी भी ना कोई भी टीचर, किसी भी टीचर के नोट्स जो होंगे ना, दे विल नेवर बी 110% कंप्लीट फॉर योर स्पेस फिजिक्स। स्पेस फिजिक्स में कुछ क्वेश्चंस वी हैव सीन इन द लास्ट 2-3 इयर्स, 1-1 मार्क का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो जो बाय आउट ऑफ टॉपिक होता है, एंड देन वी रियलाइज, ओके, एज अ टीचर वी रियलाइज, अच्छा ये भी इसमें आ रहा है। तो स्पेस फिजिक्स में कहीं ना कहीं, और पूरे कोर्स में देर इज नो कंफ्यूजन, स्पेस फिजिक्स में कभी वो लिमिट्स जो है ना, थोड़ी सी 110% डिफाइंड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। तो स्पेस फिजिक्स में हमेशा किसी ना किसी टीचर के नोट्स में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। अब जैसे एक्रीशन डिस्क होता है, आप लोगों ने शायद ये चीज़ें सुनी भी ना हो, ये भी एक कोर्स का पार्ट है। टीचर्स पढ़ाते नहीं है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया, बट जिस दिन पूछा गया उस दिन क्या करेंगे। स्टेट हाउ द स्पीड ऑफ गैलेक्सीज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम देयर अर्थ आर रिलेटेड। तो जो चीज जितनी दूर हमारे से जाती है उतनी ही हमारे पास वो तेज हो जाती है। सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड। अच्छा, ये वाला और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पास ओ लेवल में नहीं है, ये आईजीसीएसई का क्वेश्चन है। द बेस्ट एस्टिमेट फॉर द हबल कांस्टेंट एच नॉट इज 2.2 इंटू 10 to the -18। यूज दिस वैल्यू टू कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द यूनिवर्स। सो वी इज इक्वल टू एच नॉट डी। We take h naught, what we do is अच्छा नहीं, टाइम एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द यूनिवर्स इज 1/h नॉट। हम लोग, अच्छा, यूनिवर्स के लिए 1/, दूसरा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू h नॉट डी। हम इसके लिए 1/h नॉट करते होते हैं, विच इज 1/2.2 इंटू 10 to the -18। याद रखें ये आईजीसीएसई का पार्ट है, ओ लेवल का नहीं है। तो द आंसर इज गोना बी 4.5 इंटू 10 17 सेकेंड्स।
बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पिछले 3 4 बार आ चुका है। एंड विद दैट गाइस वी आर डन। कंग्रेचुलेशंस। मेरे ख्याल से 10 12 हमने सवाल किए हैं, कोर्स को कवर करने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स हमने 100% कवर नहीं किया, दिस वाज जस्ट अ वन स्मॉल। आप लोगों को दूसरी जो वर्कशीट है, प्रैक्टिस वर्कशीट, यू ऑल हैव टू डू दैट। मैं भी ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ। मेक श्योर यू डू दैट, ओके। वंस यू डन विद दैट तो आपके लिए ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। मे द odds be in your favor. May the universe bend to your will. May God help you all. मेरी सबके लिए शमकाने शमकाने हैं, वो क्या कहते हैं, वो हिंदी का वर्ड है। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। एंड अब जिसने वो थैंक यू वाला मैसेज किया था, अब भेजने क्या, मैं देख लूँ क्लास के बाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय 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 बाय।